नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। बोर्ड पर हमने हेडिंग डाल रखी है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। मीटर सेतु के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मीटर सेतु होता क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट किस प्रकार की होगी, इसकी कार्यविधि क्या होगी, इसके लिए ये किस यूज में आता है, इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ में मीटर सेतु की हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे, लिमिटेशन देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है और इसका सिद्धांत क्या है। विद्यार्थियों, मीटर सेतु का नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा, उसके पीछे तो इसकी बनावट है, क्योंकि इस मीटर सेतु के अंदर 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार लगा होता है। 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार लगा होता है। जो प्रतिरोधक तार होता है वो मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, नाइक्रोम का हो सकता है, मिश्र धातुओं का हो सकता है। और इस कारण से ही इस उपकरण का जो नाम है वो मीटर सेतु पड़ा है, क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार लगा होता है। 1 मीटर लंबा ये उपकरण होता है। फिर हम बात करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। देखिए विद्यार्थी, इसका जो सिद्धांत है वो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने लास्ट जो वीडियो बनाया है उसमें व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा है, और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर मीटर ब्रिज कार्य करता है। अब देखिए, मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं व्हीटस्टोन सेतु में क्या था और क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 प्रतिरोध किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर उपलब्ध होते हैं। इस तरीके से ये 4 प्रतिरोध हमने देखे थे। इसको नाम हमने P, इसको Q, इसको R, इसको S दिया था। इसको बिंदु A, इसको B, इसको C और इसको बिंदु D दिया था। A और C के बीच में हमने एक बैटरी जोड़ी, एक कुंजी लगाई। इसके साथ में आप यहाँ पर धारा नियंत्रक भी जोड़ सकते हैं। जोड़ें तो ठीक है, नहीं जोड़ें तो भी काम चल जाएगा। धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण होता है जो धारा के मान को नियंत्रित करता है, धारा के मान को कम ज्यादा करता है। यहाँ से प्रतिरोध को कम ज्यादा करके धारा की वैल्यू को नियंत्रित करता है। B और D के बीच में हम एक धारा मापी संयोजित कर देते हैं, जिसे उसको लिखा जाता है। इसके साथ में यहाँ पर भी एक कुंजी लगी होती है। इस कुंजी को K1, इस कुंजी को हम नाम दे देंगे K2। ये हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु था। और व्हीटस्टोन सेतु के अंदर संतुलन की स्थिति में जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता, तब P/Q बराबर होता है R/S के। इस दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होता है। ये तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए विद्यार्थियों, इसी सिद्धांत पर मीटर सेतु कार्य करता है। मीटर सेतु में होता क्या है वो आप समझेंगे। यहाँ पर मीटर सेतु के अंदर 1 मीटर लंबा लकड़ी का बोर्ड होता है। पहला तो यही है। ये जो मैंने अभी बोर्ड के ऊपर ये जो बॉक्सा दिखाया है वो लकड़ी का बोर्ड है, एक प्लाई बोर्ड होता है। इसके ऊपर देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर एक एल आकार की तांबे की पत्ती लगी होती है। एल आकार की एक तांबे की पत्ती यहाँ पर लगी होगी, और एक एल आकार की ही तांबे की पत्ती यहाँ पर भी लगी होती है। और इन दोनों के मध्य एक सीधी तांबे की पत्ती और होती है। ये जो हमने अभी आप लोगों को दिखाया है, यहाँ से लेकर ये वाला जो हिस्सा है वो इस लकड़ी के बोर्ड पर कसा हुआ है, तांबे का बना हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है वो तांबे का बना है। और विद्यार्थी, यदि आप इनको जब रियल में देखेंगे, हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल के अंदर जब इनको बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, तब ये दिखने में चमकीली होती है, बट होती तांबे की ही है। देखिए, इस वाले जो पत्ती है इसको हम नाम दे देंगे A, इस वाले पत्ती को हम नाम दे देंगे C। A और C, यहाँ ये वाला जो बिंदु A और ये वाला जो बिंदु है C, और इन दोनों के बीच में
हम यहाँ से यहाँ तक एक मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन का एक वायर संयोजित कर देते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। जो AC है, A से लेकर C तक की जो लंबाई है वो है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के बराबर होती है। इसके साथ में आप इस उपकरण के अंदर A और C के बीच में एक लेक्लांसी सेल, प्राथमिक सेल यहाँ पर जोड़ देंगे। इसके साथ में यहाँ पर देखो A और C के बीच में जिस तरीके से ये नीचे A से C के बीच में यहाँ पर जुड़ा हुआ है व्हीटस्टोन सेतु में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जोड़ देंगे। यहाँ पर ये कुंजी है, वहाँ पर तो K1 है, इसको हम यहाँ पर K से ही कह देंगे, क्योंकि दूसरी वाली जो कुंजी होगी वो यहाँ पर विसर्पी कुंजी होती है। ये यहाँ पर हमने धारा नियंत्रक लगा दिया है। धारा नियंत्रक के अंदर उस वाले हिस्से को ऊपर नीचे खिसका कर हम धारा की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी बनावट को अच्छे से समझ लीजिए। इस वाले बिंदु को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर कुछ टर्मिनल्स होते हैं। इस टर्मिनल्स, ये वाली जो पत्ती है वो पूरा का पूरा A वाला बिंदु है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो C का C है, क्योंकि ये जो धातु, ये जो तांबे की पत्ती है उसका प्रतिरोध नगण्य होता है। तो इस वाले बिंदु को हम नाम दे देते हैं विद्यार्थी और D। इसको हमने नाम दे दिया इस बिंदु को D। तो A और D के बीच में हम एक प्रतिरोध लगा देंगे। प्रतिरोध बॉक्स यहाँ पर संयोजित करने वाले हैं। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है वो भी देखेंगे आप। देखिए विद्यार्थी, प्रतिरोध बॉक्स एक डिब्बा ही होता है, और इसके अंदर लकड़ी का बना डिब्बा होता है, और उसमें क्या होता है, ऊपर एक प्लेट होती है, और उस प्लेट के ऊपर 2 टर्मिनल होंगे। यहाँ से हम वायर्स को संयोजित करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। जैसे यहाँ पर लगाए तो एक वायर ये हो गया इसका, दूसरा वाला वायर ये हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से तांबे की कुछ पत्तियाँ लगी होती है, मतलब गुटके टाइप में होती है, इस तरीके से मौजूद होती है। जितना आप लोगों को समझ में आए उतना आप समझने का प्रयास करेंगे, और ये आपको बेटर तरीके से तभी समझ में आएंगे जब आप इनको रियल में देखेंगे। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर ऊपरी हिस्सा इस तरीके से तांबे का एक हिस्सा लगा होता है, आयताकार छोटे छोटे हिस्से लगे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, इतना भी प्रतिरोध बॉक्स हो सकता है, ऊपर से देखने पर ऐसे नजर आएगा। और यहाँ पर जैसे कुंजी में डॉट डालते हैं वैसे ही यहाँ पर भी डॉट डाली जाती है। तो विद्यार्थी, इसमें डॉट डालने वाली बात तो बाद में आती है, पर इस जब हम लकड़ी के बॉक्स के ऊपरी हिस्से में इस तरीके का लकड़ी के छोटे, मतलब तांबे के छोटे छोटे आयताकार गुटके दिखाई देंगे, और उनके बीच में डॉट आ सकती है, जो कुंजी में डॉट लगती है वही। बट इनके ठीक नीचे अंदर का जो हिस्सा होता है, प्रतिरोध बॉक्स का खोखला हिस्सा होता है, इनके बीच में यहाँ पर प्रतिरोध लगा होता है। जैसे यहाँ पर 1 ओम लिख देते हैं तो अंदर 1 ओम का प्रतिरोध लगा होता है, अंदर की तरफ होता है, वो हमारे को दिखाई नहीं देता। यहाँ पर जब 2 ओम लिखा होता है तो अंदर की तरफ 2 ओम का प्रतिरोध लगा होता है, फिर 2 ओम लिखा होता है तो अंदर की तरफ 2 ओम का प्रतिरोध लिखा होता है। और यहाँ पर जैसे हमारे पास में ये 5 ओम यहाँ पर लिखा होगा तो 5 ओम का प्रतिरोध लगा होगा। इस तरीके से होंगे विद्यार्थियों। अब जैसे इसकी कैसे यूज में लेते हैं, ये जैसे यहाँ पर हमारे पास में 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है। हमारे को 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए तो इसमें डॉट डाल दीजिए, इसमें बाकी की सभी में डॉट डाल दीजिए। यहाँ से करंट जाएगा वो इधर से होता हुआ 1 ओम वाले में जाएगा, इसमें से सीधा ये कनेक्ट नहीं है, इसलिए 1 ओम में से धारा प्रवाहित होगी, 1 ओम प्रतिरोध काम करेगा। 2 ओम जब चाहिए तो इसमें डॉट डाल दीजिए, इसको खुला छोड़ दीजिए, 2 वाले को, 1-2 वाले को खुला छोड़ देंगे तो यहाँ से जो करंट है वो सीधी जाएगी। इधर डॉट लगी हुई है तो करंट सीधी जाएगी, 2 ओम में से जाएगी, फिर वापस यहाँ से इन सभी में से सीधी होती हुई, और बाकी किसी प्रतिरोध में से नहीं जाएगी। यहाँ पर डॉट डाल दी तो अब करंट इधर से नहीं जाएगा, सीधा उसको रास्ता मिल गया तो उसी रास्ते से जाना पसंद करेगी। तो जब 2 ओम वाले में से यहाँ से डॉट हटा ली तो ये करंट है वो इधर से होती हुई इस तरीके से प्रवाहित होगी। 4 ओम चाहिए तो दोनों 2-2 ओम में से यहाँ से डॉट हटा लेंगे तो 4 ओम का प्रतिरोध काम करेगा। ये क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो 2 + 2 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर काम करने वाला है। प्रतिरोध बॉक्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या है कि यहाँ पर हम
मीटर सेतु की सहायता से कोई दिया गया जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ पर हम उस अज्ञात प्रतिरोध को संयोजित करते हैं, उस अज्ञात प्रतिरोध को हम S से पुट कर रहे हैं जो कि C और D के बीच में, C और D के बीच में ये जो अज्ञात प्रतिरोध मीटर सेतु में लगाते हैं जिसकी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी होती है। ये व्हीटस्टोन सेतु में भी अज्ञात प्रतिरोध ही होता है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो जो मीटर सेतु होता है वो किसी दिए गए अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। देखिए ये जो तार AC है जो कि 100 सेंटीमीटर लंबा है, इसके समांतर 1 मीटर लंबी स्केल लगी होती है जो कि पाठ्यांक लेने के काम में आती है। पाठ्यांक लेने के लिए हमारे को इस स्केल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए विद्यार्थी, ये जो D है उससे हम एक धारामापी संयोजित करते हैं। इस D से हम क्या जोड़ देंगे विद्यार्थियों, एक धारामापी। इस कुंजी K2 के स्थान पर एक अन्य कुंजी जोड़ी जाती है और उस कुंजी को हम विसर्पी कुंजी कहते हैं। इसको जॉकी कहा जाता है, अंग्रेजी में जॉकी, हिंदी में इसको विसर्पी कुंजी। और यहाँ पर ये जहाँ से भी टच होती है वही बिंदु B होता है, उसी को ही हम क्या कहेंगे, बिंदु B कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों, जो व्हीटस्टोन सेतु है और मीटर सेतु है दोनों समान होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, एक ही इसी के सिद्धांत पर मीटर सेतु काम करता है। देखेंगे कैसे, ये बिंदु A है, ये बिंदु C है, A और C के बीच में ये बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक इसमें भी लगा है उसमें भी लगा है। ओके, A और D के बीच में, A और D के बीच में R है। ये इसका जो प्रतिरोध बॉक्स में से निकालेंगे हम प्रतिरोध, एक एक करके हम प्रतिरोध निकालेंगे प्रतिरोध बॉक्स में से, और जितना प्रतिरोध निकाला जाएगा वही प्रतिरोध RB के लिए R का मान होगा। इसमें से निकाला गया जो प्रतिरोध है वो R को बताएगा। यहां पर जो इसका प्रतिरोध का मान आएगा S, वो ज्ञात प्रतिरोध है जो कि C और D के बीच में, तो ये C है और ये D है, तो C और D के बीच में ये S लगा हुआ है। अब देखिए D से एक धारामापी जुड़ा है, तो ये हमने D से एक धारामापी संयोजित कर दिया है। फिर यहाँ पर ये जो कुंजी है उसके स्थान पर विद्यार्थी एक विसर्पी कुंजी काम में ली जाती है। एक पेन की भांति ही कुंजी आती है, जब उसको इस वायर पर टिका देंगे तो यहाँ से जैसे करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ से होती हुई करंट इधर से आएगी और इस धारामापी से होती हुई यहाँ तक आ जाएगी। विद्यार्थी उस कुंजी को इस वायर AC पर जैसे ही टच करेंगे तो इस वायर में से धारा प्रवाहित होगी। इसको हटा लेंगे तो वो कुंजी ऑफ की स्थिति में होगी, जैसे ही टच करवाएंगे तो वो ऑन की स्थिति में हो जाएगी। तो इसको हम इसको टच करवाते हैं और इस वायर पर आगे पीछे ले जाते हैं, रगड़ कर नहीं ले जाना होता, वो हमारे को सावधानी रखनी है। आप लोगों को यहाँ पर विसर्पी कुंजी को समझना है। विसर्पी कुंजी क्या है, इस वायर AC के ऊपर इस तरीके से टच करेंगे तब धारा बहेगी, ऐसे हटा लेंगे तो ये एक पेन की भांति होती है, स्केल की, मतलब यहाँ से जैसे टच करवाएंगे इस वायर को तो करंट फ्लो होने लग जाएगी। हम हमारे अपने हाथ से इसको ऊपर नीचे करेंगे, ऑन ऑफ की स्थिति में लाएंगे, ले जाएंगे। विद्यार्थी इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो तार AB है, ये जो तार AC है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तो AB, दूसरा हिस्सा BC। जो तार AB का प्रतिरोध होगा, A से लेकर B तक का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध P के तुल्य होगा, और B से लेकर C तक ये यहाँ पर प्रतिरोधक तार ही है। ये पूरा का पूरा जो AC है वो प्रतिरोधक तार है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका का बना होता है। तो B से लेकर C तक का जो तार है वो प्रतिरोध Q के रूप में कार्य करेगा। आप लोगों को हमने इस परिपथ चित्र को समझाने का प्रयास किया। जो मीटर सेतु है उसकी बनावट हमने आप लोगों को समझाई, आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा उसकी जो बनावट होती है वो भी व्हीटस्टोन सेतु की ही भांति होती है। अब हम यहाँ पर हमने थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी।
मीटर सेतु की भांति ही इसका कार्य प्रणाली होती है। कैसे? देखिए विद्यार्थियों, जैसे ही हम इस डॉट को डालेंगे इस सर्किट में से धारा प्रवाहित होने की स्थिति में आ जाता है। यहाँ से जाने वाली जो धारा है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आती है कि देखिए विद्यार्थियों, इस विसर्पी कुंजी को हम इस वायर पर एसी पर टिका कर हम देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, सुन लीजिए कि जो जॉकी है उसका एक सिरा यहाँ पर टच करवाएंगे तो धारा मापी में एक तरफ विक्षेप आना चाहिए। जॉकी को सी के सिरे पर यदि हम इसको टच करवा के देखेंगे, संपर्क में लाएंगे तो दूसरी तरफ विक्षेप आना चाहिए। इस बिंदु पर और इस बिंदु पर सर्वप्रथम जॉकी को लगा कर देखेंगे दोनों स्थितियों में, तो दोनों स्थितियों में धारा मापी में आने वाले जो विक्षेप होंगे वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। इधर यदि इस तरफ आ रहा है तो उधर दूसरी तरफ आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट है वो अभी भी सही तरीके से या तो नहीं जुड़ा हुआ है, या हम इस प्रतिरोध बॉक्स में से और अधिक, जैसे पहले 1 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे फिर 2 ओम का प्रतिरोध निकाल कर देखेंगे, तो अलग अलग प्रतिरोध निकाल कर हम उस स्थिति तक प्रतिरोध निकालेंगे जब तक इस बिंदु ए और बिंदु सी पर धारा मापी में एक दूसरे की विपरीत दिशा में विक्षेप ना आ जाए। तब तक हम ए और सी सिरे पर जॉकी को लगाते रहेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से उचित प्रतिरोध निकालेंगे। अब जैसे उस स्थिति में हम पहुंच गए, प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसा प्रतिरोध निकाल लिया आर कि सी पर और ए पर विसर्पी कुंजी को लगाने पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में विक्षेप आ रहा है। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमारे को R की वैल्यू पता चल गई है, S की वैल्यू हम ज्ञात कर ही लेंगे। अब यहां पर संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति का मतलब है कि धारा मापी में से प्रतिरोध नहीं बह रहा, शून्य विक्षेप की स्थिति है। इसमें से जब धारा नहीं बहती है तो यहां पर ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो प्रतिरोध है वो तो P के बराबर और ये है Q के बराबर। तो यहां से जो तार A से B तक है, तार AB का जो प्रतिरोध है वो P के तुल्य होगा। इस जो व्हीटस्टोन सेतु में जो P होता है उसके तुल्य होगा, और B से लेकर C तक जो तार की लंबाई है वो प्रतिरोध Q के तुल्य होगा। तो यहां पर व्हीटस्टोन सेतु के अंदर जो प्रतिरोध P और Q होते हैं उसकी वैल्यू उन्हीं के तुल्य होगी, तार AB के प्रतिरोध के बराबर तथा तार BC के प्रतिरोध के बराबर होती है। अब विद्यार्थियों, हम यहां पर व्हीटस्टोन सेतु का जो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो मीटर सेतु है उससे ज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां पर सर्वप्रथम विद्यार्थियों हमारे को मीटर सेतु की संतुलन की स्थिति ज्ञात करनी है। उसका तरीका हमने आपको बता दिया है कि सर्वप्रथम जॉकी को ए और सी सिरे पर टच करवा के देखेंगे, तो यदि धारा मापी में विपरीत दिशा में विक्षेप आ रहा है तो हमारा परिपथ सही है। उस स्थिति में आने के पश्चात आप जॉकी को अलग अलग स्थानों पर लगा कर यहाँ पर देखेंगे और उस स्थिति में उस जॉकी को स्थिर रखेंगे जिसमें जो धारा मापी उसमें विक्षेप शून्य आ जाए। जब धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाएगा तो उस बिंदु को हम B कह देंगे। A से लेकर जो B है, जो दूरी है, उसको हम L कह देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 माइनस L हो जाएगी, क्योंकि सारी जो लंबाई है वो है 100 सेंटीमीटर, ये L सेंटीमीटर, तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। अब विद्यार्थी, जो हमारे पास में हमने जो पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु, उसमें जो प्रतिरोध PQ होता है, यहां से यहां तक जो तार AB का प्रतिरोध P के बराबर होगा, तार BC का प्रतिरोध Q के बराबर होगा। तो उनकी वैल्यू किसके तुल्य होगी, ध्यान देंगे। संतुलन की स्थिति, जो व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति क्या होती है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति आप देखेंगे विद्यार्थी, संतुलन की स्थिति के अंदर P बाई Q बराबर होता है R बाई S के। इसी फॉर्मूले को हम यहां पर प्रयोग में लेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, तो तार AB का जो प्रतिरोध है, तार AB का प्रतिरोध है वो
P के तुल्य होगा, P के बराबर होगा। और यहां पर मैं इस P को इधर पुट कर देता हूं। जो P है उसकी वैल्यू है तार AB का प्रतिरोध, तार AB का प्रतिरोध। और जो Q है वो है तार BC का प्रतिरोध, तार BC का प्रतिरोध के बराबर होता है। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के, जो हमारे पास में प्रतिरोध तार होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो सदैव लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर जो तार AC है वो तो एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला तार हमने लिया है, इसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी समान है। तो जो प्रतिरोध है वो सिर्फ लंबाई के समानुपाती रह जाएगा, प्रतिरोध सिर्फ लंबाई के समानुपाती रह जाएगा। तो जो P है वो समानुपाती रह जाएगा तार AB की लंबाई, तार AB की लंबाई। इस वाली चीज को आपको समझना है कैसे आई। जो P है वो तार AB का प्रतिरोध है और प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है। प्रतिरोध है वो, जो P है वो AB के बराबर और जो AB है वो लंबाई के बराबर। तो यहां पर तार AB की लंबाई के बराबर P की वैल्यू होगी और जो Q का मान होगा वो समानुपाती होगा तार BC की लंबाई, तार BC की लंबाई। यहां पर आप देखेंगे कि दोनों का हम यदि रेशियो फाइंड आउट करें, अनुपात यदि यहां पर हम फाइंड आउट करें तो P बट्टे में Q बराबर हमारे पास में आ जाएगा। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, यहां से भी प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, यहां से भी प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, दोनों जगह कांस्टेंट आएगा। और जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, बराबर का निशान आ जाएगा। हमारे पास में आएगा तार AB की लंबाई, तार AB की लंबाई अपॉन तार AC की लंबाई, तार AB की लंबाई अपॉन तार BC की लंबाई आएगा यहां पर। और यहां पर आप डायग्राम में देखेंगे कि संतुलन की स्थिति के अंदर जो AB है उसकी लंबाई है L सेंटीमीटर, ये L है, तो BC है वो है 100 माइनस L। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। P बाई Q के बराबर R बाई S होता है। दोनों की जो समीकरण 1 और 2 है उनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो मैं L बट्टे में 100 माइनस L इसको बराबर पुट कर रहा हूं R बाई S के। तो S अज्ञात प्रतिरोध S की वैल्यू यहां पर हमारे को प्राप्त हो रही है विद्यार्थियों। अज्ञात प्रतिरोध, इसकी वैल्यू हमारे को नहीं पता है। S बराबर हमारे पास में निकल कर आ रहा है, S इधर आ गया है तो ये 100 माइनस L उधर ऊपर गुणा हो जाएगा, L इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 100 माइनस L अपॉन में L इंटू में हमारे पास में पड़ा है R। ये हमारे पास में अज्ञात प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला आ चुका है। ये किसी मीटर सेतु की सहायता से जब अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट की जाती तो उसके लिए एक सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला है। तो देखिए ये अज्ञात प्रतिरोध, जैसे हमारे को L की वैल्यू पता चल गई, प्रतिरोध वेक्स में से निकाले गए प्रतिरोध का पता है, तब हम अज्ञात प्रतिरोध S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो संतुलन की स्थिति में यहां से लेकर यहां तक की लंबाई L आपको पता चल गई, प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया जो प्रतिरोध है उसका पता है, तब S की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। अब देखिए विद्यार्थी, जो मीटर सेतु है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। आप मीटर सेतु के लिए कुछ सीमाएं देखेंगे। अब मीटर सेतु की सीमाओं के अंदर सर्वप्रथम हम बात करेंगे विद्यार्थियों, यहां पर आप देखेंगे जो मीटर सेतु है उसमें कुछ जो सिंपल से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसमें से आप देखेंगे सर्वप्रथम तो जो विसर्पी कुंजी है उसको इधर उधर नहीं रगड़ना चाहिए। तो पहली जो प्रॉब्लम में है, मोटे रूप से आपको ध्यान रखना है कि विसर्पी कुंजी को नहीं रगड़ना चाहिए, विसर्पी कुंजी को नहीं रगड़ना चाहिए। विसर्पी कुंजी को रगड़ेंगे तब विद्यार्थियों वायर गर्म हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रभाव
पढ़ सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे परिपथ से अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। परिपथ से अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। यदि ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित करेंगे तो वायर गर्म हो जाएगा, और वायर जब गर्म हो जाएगा तो विद्यार्थियों जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रतिरोध का जो मान है वो बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध का मान जब बढ़ जाएगा तो उससे हमारे पास में जो संतुलन की स्थिति है उस पर संतुलन की स्थिति है वो आपस में बदलती चली जाएगी। थर्ड जो प्रॉब्लम है विद्यार्थियों, जो इसके अंत सिरे होते हैं, जो आखिरी सिरे होते हैं जो तार के, इसके अंदर प्रतिरोध उच्च होता है। यहाँ वाला जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, इस मीटर सेतु के अंदर कभी कभी एक तरफ ही धारामापी में विक्षेप प्रतीत होता है, और उसकी वजह से इस मीटर सेतु के स्थान पर एक कैरी फोस्टर सेतु का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कैरी फोस्टर जो सेतु होता है उसकी सहायता से हम जो अंत सिरे होते हैं, अंत वाले जो सिरे होते हैं, उसका जो अधिक प्रतिरोध होता है उस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है कि जो वायर है उसके जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, और प्रतिरोध की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से संतुलन की स्थिति में दिक्कत आती। फिर अब विद्यार्थी हम बात करेंगे यहाँ पर जो अंतिम प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है कि हमारे पास में जैसे ये एल आकार की पट्टियाँ होती है, तांबे की बनी होती है, इनका प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। तांबा है, प्रतिरोध न्यूनतम होता है बट शून्य नहीं होता। इसलिए विद्यार्थी ये जो तांबे की पत्तियां हैं वो मोटी बनाई जाती है ताकि प्रतिरोध की वैल्यू न्यूनतम रखी जा सके। नहीं तो ये जो संतुलन की लंबाई है वो इधर इस पत्ती के ऊपर भी आ सकती है। इसलिए जो पत्तियां हैं एल आकार की है, इन एल आकार की पत्तियों को हम निम्न प्रतिरोध वाली पत्तियों का ही प्रयोग करेंगे। हालांकि तांबे का प्रयोग किया जाता है, न्यूनतम ही रखा जाता है, हालांकि शून्य तो फिर भी नहीं होता। तो विद्यार्थी यहाँ पर आपने मीटर सेतु का ये पूरा टॉपिक पढ़ा, आराम से आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखें, दोबारा देखेंगे तो ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से सहायता लीजिए, हमारे जो नोट्स है उनसे आप सहायता लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप नोट्स के लिए कमेंट भी कर सकते हैं, आपको तुरंत हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, धन्यवाद। आगे की जो वीडियो है उसमें हम विभवमापी को पढ़ने वाले हैं। विभवमापी का लंबा चौड़ा टॉपिक हम पढ़ेंगे। विभवमापी क्या होता है, विभवमापी का सिद्धांत क्या है, विभवमापी के कुछ हम अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे यहाँ पर। धन्यवाद विद्यार्थियों।